नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज का ये हमारा 15वां लेक्चर है। और इस लेक्चर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा बांध कावेरी नदी पर है। तो इसका पहला ऑप्शन है मैटूर बांध, दूसरा है अलमट्टी बांध, तीसरा ऑप्शन है माता टीला बांध, चौथा ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका पहला ऑप्शन ही आपका आंसर है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर है। और ये बांध कावेरी नदी में मोस्ट इंपोर्टेंट ये डैम है। कम से कम अलग अलग परीक्षाओं में ये 20 बार ये बांध के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि मैटूर बांध किस नदी में है, कावेरी नदी में है। और ये किस राज्य में है ये बांध, और ये बांध है तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। दोनों फैक्ट इंपोर्टेंट है, दोनों याद रखना है। तो मैटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी में है। अगला ऑप्शन है आपका अलमट्टी बांध। ये भी बहुत पूछा जाता है पेपर में। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी में है। और ये किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। तीसरा ऑप्शन है आपका माता टीला बांध। ये जो माता टीला बांध है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। झांसी ललितपुर। और ये किस नदी में है, तो ये बेतवा नदी में है। बेतवा नदी में उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध है। चौथा ऑप्शन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सरदार सरोवर बांध। अलग अलग परीक्षाओं में 50 बार इस डैम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में है। नर्मदा नदी अमरकंटक की चोटी से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। और इसी नदी में सरदार सरोवर बांध है जो गुजरात में है। और नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, अर्थात विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। और ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। नर्मदा और ताप्ती पथरीले इलाके से प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण इन नदियों में अवसाद नहीं होते हैं, बहुत कम अवसाद होते हैं। परिणाम स्वरूप ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बना पाती। तो जब डेल्टा नहीं बना पाती तो इसे एस्चुरी कहते हैं, अर्थात अपने मुहाने पर ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसका जो आंसर होगा मैटूर बांध, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक है। तो ब्लैक होल स्मारक, हम जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो बंगाल राज्य को जब हम पढ़ते हैं तो ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। ब्लैक होल की घटना हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन ये इतिहास से संबंधित घटना है। ये जून 1756 को ये घटना घटित हुई थी। और इस दौरान बंगाल के जो नवाब थे वो सिराजुद्दौला थे। तो बंगाल के नवाब, ऐसा बताया जाता है इतिहास में कि एक बार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। गर्मी का महीना था, ये कई दिनों तक बंद रहे, जिसके कारण 146 में से 123 अंग्रेज मर गए। 123 मर गए, केवल 23 जीवित बचे। तो इस घटना को ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। तो सिराजुद्दौला ने इन 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में, एक छोटे से कमरे में जून के महीने में, गर्मी के महीने में क्यों बंद कर दिया? क्योंकि कलकत्ता में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम, एक किला बनवाया था फोर्ट विलियम, और उस फोर्ट विलियम के चारों तरफ अंग्रेज तोपें लगवा रहे थे। और ये बंगाल राज्य में हो रहा था और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, जिससे सिराजुद्दौला क्रोधित होता है और उसने यहाँ कलकत्ता में एक सैन्य टुकड़ी तैनात थी जिसमें 146 अंग्रेज थे। उनको गिरफ्तार करवा के एक छोटे से कमरे में बंद करवा देते हैं। इसी घटना को
इतिहास में ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। तो इसी के संबंध में पश्चिम बंगाल में ब्लैक होल स्मारक भी बना है। तो ब्लैक होल स्मारक कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। गोवा में अभी हाल ही में जीएसटी संग्रहालय बनाया गया है। ये करंट का इशू हो गया। और इस संग्रहालय का नाम क्या है? धरोहर। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये अप्रत्यक्ष करों का समूह है जीएसटी। और इसके लिए हमारे संविधान में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 2016 में। और जीएसटी लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ। और जीएसटी परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 279A में किया गया है। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा दिल्ली। दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय। प्रधानमंत्री संग्रहालय, इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय। वर्तमान प्रधानमंत्री ने, वर्तमान केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर, जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया है। अर्थात प्रधानमंत्री से संबंधित जो जानकारियां हैं यहां पर संग्रह करके रखी गई। हैदराबाद में क्या है? सलार जंग संग्रहालय। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। और यहां पर ओपन रॉक संग्रहालय भी बनाया गया है। ये करंट का इशू हो गया। ओपन रॉक संग्रहालय। और हैदराबाद भारत की एक देसी रियासत थी जिसका विलय भारत में ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, ब्लैक होल स्मारक कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल संविधान को, मूल भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा? अर्थात इस बात को समझ लेते हैं, जो हमारा मूल संविधान है उसे हाथ से लिखा गया। और हाथ से किसने लिखा? हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे विशाल, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हमारे संविधान को लगभग 300 संविधान निर्माताओं ने, 300 लोगों ने, हमारे देश के जनता के द्वारा चुने गए, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, 300 लोगों ने लगभग 300 दिनों में संविधान को बनाया। अर्थात 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और इस संविधान को लिखा किसने था? पहला ऑप्शन है नंदलाल बोस, दूसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है प्रेम बिहारी नारायण राजैदा। ये क्वेश्चन प्रेम बिहारी नारायण राजैदा से क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया। और इसी से क्वेश्चन यूपीएसआई में भी पूछा गया था, प्रेम बिहारी नारायण राजैदा से। तो इन्होंने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा। तो इन्होंने संविधान को हाथ से लिखा। बहुत बड़े सुलेखक थे, इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। और हमारा संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। तो इन्होंने भारतीय संविधान को अंग्रेजी में लिखा, हाथों से लिखा, अपने हाथों से। और बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लिखा है इन्होंने भारतीय संविधान को, प्रेम बिहारी नारायण राजैदा ने। राजेंद्र प्रसाद से पहले हम ऑप्शन बी को समझ लेते हैं। इसमें लिखा है सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और इस दिन संविधान सभा ने सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया, क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। और फिर इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हो गए। और यही स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1960 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अर्थात
1950 से 52 तक, 1950 से 1952 तक एक प्रकार से एक ये मनोनीत राष्ट्रपति थे, क्योंकि संविधान सभा ने इन्हें ही अपना राष्ट्रपति मान लिया था, क्योंकि उस समय संसद का गठन नहीं हुआ था। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और 1950 में न तो राज्यसभा का गठन हुआ था, न लोकसभा का गठन हुआ था, न विधानसभाओं का गठन हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ। तो 1950 से 1952 तक ये राष्ट्रपति बना दिए गए थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो सभी संविधान निर्माताओं ने इन्हें ही अपना राष्ट्रपति मान लिया। लेकिन 1952 में जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो ये चुनाव जीते। 1952 से 5 साल 1957 तक निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया और 57 से 5 साल 1962 तक इन्होंने दूसरा कार्यकाल पूरा किया। अर्थात ये 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे ये। और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यह भी बहुत पूछा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। अर्थात ये प्रस्ताव रखा गया कि बताओ हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। पहले तो उद्देश्य निर्धारित कर लिया जाना चाहिए और हमारी संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप ही उद्देशिका है। जो पहला ऑप्शन है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने संविधान में चित्रकारी की, अर्थात चित्रांकन किए। जो चित्र बने हुए हैं, कहीं मुगल दरबार का चित्र है, तो जो चित्रांकन किए गए हैं, चित्रकारी की गई है, वो नंदलाल बोस के द्वारा की गई है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा था? मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण राजायदा ने। चौथा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है भाषा, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और जो भाषा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है इसमें लिखा है वेतन, तो भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में वेतन का उल्लेख है। अर्थात कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। और भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, उसमें कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन, तीसरी अनुसूची में शपथ, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। और जो चौथा ऑप्शन है हमारा, और इसमें चौथी अनुसूची में ये जानकारी दी गई है। अनुसूची, तो भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें इस बात का उल्लेख है कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, इस बात का जिक्र चौथी अनुसूची में है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी राज्यसभा में, इस बात का जिक्र चौथी अनुसूची में है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, माउंट सिनिओल्चू किस राज्य में है? हालांकि ये क्वेश्चन शायद पहली बार पूछा गया एग्जाम में इस माउंट के बारे में। तो ये जो माउंट सिनिओल्चू है ये सिक्किम में है। माउंट सिनिओल्चू, माउंट सिनिओल्चू
सिक्किम के बारे में एक फैक्ट और याद रखना है, कंचनजंगा, ये बहुत पूछा जाता है। कंचनजंगा ये भी पर्वत शिखर है और ये सिक्किम में है और हिमालय में स्थित है कंचनजंगा। तो हिमालय में स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। भारत का सर्वोच्च शिखर केटू या गाडविन आस्टिन है, लेकिन हिमालय में स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। और अगला ऑप्शन है हमारा नागालैंड। नागालैंड में जो माउंट है उसका नाम है माउंट सारामती। ये पर्वत चोटी है माउंट सारामती, ये भी बहुत पूछा जाता है। माउंट सारामती नागालैंड में है। और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा शिखर अरुणाचल प्रदेश में है और नामचा बरवा शिखर हिमालय का सबसे पूर्वी शिखर है। और हिमालय का सबसे पश्चिमी शिखर नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में है, हिमालय का सबसे पूर्वी शिखर नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में है। और लद्दाख, हिमालय के पार भी एक पर्वतमाला है जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं और उनमें से जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी। फिर इसके बाद है काराकोरम के बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर इसके बाद है जास्कर पर्वत श्रेणी। 3 तो मुख्य रूप से भारत में है और एक कैलाश पर्वत श्रेणी ये चीन में है अर्थात तिब्बत में है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में काराकोरम पर्वत श्रेणी जो लद्दाख में है, इसमें एक चोटी है जिसका नाम है केटू या गाडविन आस्टिन। गाडविन आस्टिन, और ये हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो आपसे पूछा गया माउंट सिनओल्चू कहां पर है? सिक्किम में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर घर नल से जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य। ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने 100% घरों में नल से जल पहुंचा दिया है? वो है आपका गोवा। हर घर नल से जल का लक्ष्य प्राप्त किया, अर्थात भारत सरकार ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2024 तक 24-25 तक प्रत्येक घर में नल से जल को पहुंचा देना है। इसी के तहत इस लक्ष्य को गोवा ने सबसे पहले प्राप्त कर लिया है। तो हर घर नल से जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। दूसरा ऑप्शन है बिहार। इनके संबंध में, बिहार के संबंध में 2-3 फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार में है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार में है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार में, ये भी फैक्ट कई बार पूछा गया है। और सर्वे के अनुसार, नीति आयोग के सर्वे के अनुसार सर्वाधिक गरीबी कहां पर है? बिहार में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो नीति आयोग ने जारी किया भारत के संबंध में, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य बिहार है। सर्वाधिक गरीबी है बिहार में, सबसे कम साक्षरता है बिहार में, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। पहला ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश। तो 2021 में इंडियन फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया है आंध्र प्रदेश ने वनों में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला राज्य। तो वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि दर हासिल करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। चौथा ऑप्शन है आपका पंजाब। तो पंजाब के संबंध में यह फैक्ट याद रखना है कि प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में होता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी।
तो पंजाब से हुई थी। हरित क्रांति, ये भी फैक्ट हाल ही में पूछा गया है, हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? पंजाब से। और हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ भी किसे मिला? पंजाब को। हरित क्रांति को सर्वाधिक इंप्लीमेंट कहां पर किया गया अच्छे से? पंजाब में। तो हर घर नल से जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य गोवा हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है? तो इसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है ये है यूनिसेफ। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका गठन कब हुआ था? 1946 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में यूनिसेफ का गठन हुआ। और इसका जो हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का, ये न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसकी जो प्रमुख हैं, इसकी प्रमुख है कैथरीन रसेल। हाल ही में पूछा गया इनके बारे में। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की प्रमुख है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाएं, उनकी खाद्य आपूर्ति से संबंधित सेवाओं को सुनिश्चित करने की एक प्रकार से जिम्मेदारी उठा ली थी यूनिसेफ ने। अगला ऑप्शन है आपका यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था 1945 में और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले इसके प्रमुख हैं यूनेस्को के। यूनेस्को क्या करता है? अर्थात जो विश्व विरासत स्थलों की सूची जारी की जाती है, विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विरासत स्थलों की सूची यूनेस्को के द्वारा जारी की जाती है। और विश्व विरासत स्थलों की इस सूची में भारत के 40 स्थलों को यूनेस्को ने अपनी इस सूची में शामिल किया है, जिसमें 40वां स्थल गुजरात का धौलावीरा है, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और एक तो विश्व विरासत स्थलों की सूची जारी की जाती है इसके द्वारा, एक अमूर्त विरासत की सूची जारी की जाती है। अमूर्त विरासत, जिन्हें देख और छू नहीं सकते, ऐसी विरासत। अमूर्त विरासतों की सूची में भारत के 14 अमूर्त विरासत शामिल किए हैं यूनेस्को ने, जिसमें से 14वां अमूर्त विरासत जो भारत का है वो है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। और एक काम यूनेस्को के द्वारा और किया गया, 1970-71 में यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम प्रारंभ किया, जिसके तहत दुनिया भर में बीएसआर को मान्यता देने का काम यूनेस्को करता है। बीएसआर क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? अर्थात जैव विविधता को संरक्षण करने का एक प्रकार से तरीका है। अर्थात जो नेशनल पार्क होते हैं उनका जो बहुत बड़ा रूप होता है वो बीएसआर होता है। तो भारत सरकार के द्वारा चिन्हित जो बीएसआर हैं वो 18 हैं। इन 18 बीएसआर में से 12 बीएसआर को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान कर दी है। जो 12वां बीएसआर है जिसे यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है वो पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इस बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। तीसरा ऑप्शन है आपका WTO। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 1995 में हुआ था। अर्थात 1948 में गेट का गठन हुआ था, जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड 1948 में इसका गठन हुआ। इसी का विकसित रूप है WTO। अर्थात WTO का गठन हुआ 1 जनवरी 1995 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और इसकी जो प्रमुख हैं WTO की, पहली बार कोई महिला इसका अध्यक्ष बनी है वो नाइजीरिया की हैं, जिनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वो है नागोजी ओंकाजा इवेला। तो
डब्ल्यूटीओ का काम क्या है? दुनिया भर में एक देश दूसरे देश के साथ आयात निर्यात व्यापार करता है तो उसमें आने वाली बाधाओं को दूर करना डब्ल्यूटीओ का काम है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसको समझ लेते हैं। 1944 में, जुलाई 1944 में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। इसी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत दो संस्थाएं एक साथ अस्तित्व में आती हैं। एक का नाम है आईएमएफ और दूसरी का नाम है विश्व बैंक। इसलिए आईएमएफ और विश्व बैंक को जुड़वा बहनें कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही इन दोनों का आविर्भाव होता है। तो 1944 में अस्तित्व में आती है और 45 से काम करना शुरू करती है। तो 1944-45 में इसका गठन हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके 190 सदस्य हैं। 190वां सदस्य हाल ही में बना है इंडोरा। तो अब जो इसकी जो प्रमुख है आईएमएफ की, वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है और इसकी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नया पद बनाया गया है। और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भारत की गीता गोपीनाथ है। गीता गोपीनाथ। तो आपका जो क्वेश्चन है किस संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो आपको आंसर मिल गया। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का, विकासवाद का सिद्धांत थियरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत सबसे पहले डार्विन ने दिया था और इन्होंने अपने विकासवाद के सिद्धांत में प्रकृति के चयन का सिद्धांत दिया। प्रकृति के चयन का सिद्धांत। तो विकासवाद सिद्धांत की व्याख्या करने के दौरान इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति के चयन का सिद्धांत दिया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, प्रकृति के चयन का सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। कई बार ये फैक्ट पूछा गया है मेंडल के बारे में। आनुवांशिकी का जनक इन्हीं को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका आइंस्टीन। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। फिजिक्स से संबंधित है सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत। और चौथा ऑप्शन है आपका जॉर्ज लेमेंथियर। ये भूगोलवेत्ता हैं और इन्होंने बिग बैंग का सिद्धांत दिया। बिग बैंग का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत दिया। और महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बहुत से सिद्धांत दिए गए। उन सभी सिद्धांतों में से सर्वाधिक जो मान्यता दी गई वो जॉर्ज लेमेंथियर के बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत को दी गई। तो इसमें से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो विकासवाद का सिद्धांत सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने दिया। इन्होंने विकासवाद के सिद्धांत की व्याख्या करने के दौरान प्रकृति के चयन के सिद्धांत को आधार बनाया। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा समारोह उड़ीसा से संबंधित है? तो बाली यात्रा। बाली कहां पर है? बाली इंडोनेशिया में है, जहां पर अभी हाल ही में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 2022 में G20 का जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ वो बाली में आयोजित हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे। और तो जब मध्यकाल में और प्राचीन काल में लोग बाली से उड़ीसा जाया करते थे, तो इनकी सफल यात्रा के जश्न के रूप में ये त्योहार मनाया जाता था। तब से आज भी मनाया जाता है बाली यात्रा। बाली इंडोनेशिया से संबंधित है। तो ये कहाँ का है? उड़ीसा का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाली यात्रा एक प्रकार का त्योहार है। ये किससे संबंधित है? उड़ीसा से। अंबुबाची का मेला असम में, ये असम से संबंधित है। असम में कामाख्या का मंदिर है। कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर।
और कामाख्या मंदिर में ही अंबुबाची का मेला लगता है। गंगा सागर मेला, ये भी बहुत पूछा जाता है पेपर में, ये पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन होता है, गंगा सागर मेला का। और हरियाली महोत्सव भी हाल ही में पेपर में पूछा गया। हरियाली महोत्सव का आयोजन हाल ही में दिल्ली में किया गया है। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन ही आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है? तो इस बात को समझ लेते हैं। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। नंबर 1 नागर, ये कहां की शैली है? उत्तर भारत की। उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो किस शैली में बनाए जाते हैं? नागर शैली में। बहुत ही फैक्ट पूछा जाता है। नंबर 2 द्रविड़ शैली। द्रविड़, ये दक्षिण भारत की शैली है। दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो किस शैली में बनाए जाते हैं? द्रविड़ शैली में। और नंबर 3 है एक वेसर शैली। वेसर, ये वेसर शैली क्या है? ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। मध्य भारत में और पूरे मध्य भारत में एक प्रकार से वेसर शैली है, अर्थात ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। तो भारत में जितने मंदिर बनते हैं, उत्तर भारत में नागर शैली में, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में और मध्य भारत में यह इनका मिश्रित रूप है, वेसर शैली। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सी स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है? तो ये जो वेसर शैली है, इसी में नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो आज हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, वीडियो को बार बार देखना है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इन सभी फैक्ट को ध्यान से सुने और इन्हें याद रखें। पेपर में आपको बहुत लाभ मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।